गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, पिछली वीडियो में दो वीडियो में हम थर्ड लेसन अपना स्टार्ट कर चुके हैं, गलता लोहा, जिसमें रमेश के घर मोहन रहता है, वहाँ घर का काम करता है, बाहर पढ़ाई करता है और साथ साथ वो अब घरेलू कामकाज के साथ व्यस्त रहने के साथ साथ वो किसी फैक्ट्री में काम करने जाता है, जो 2 साल का समय बीत चुका है और अब वो कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगा रहा है ताकि उसको काम मिल सके। तो आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ, वास्तविक असलियत का ज्ञान हुआ, तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। और जब वंशीधर जी को पहले तो था कि उसका बेटा एक अफसर बनकर लौटेगा, लेकिन जब उसको असलियत पता चली तो वो अंदर से टूट गए। तो इस प्रकार से वो अपने सपने को टूटने का लोगों को साहस भी नहीं जुटा पाए कि लोगों को बता सकें कि उसका सपना टूट चुका है। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरी इसमें नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ रहे थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे कि वो कहता था कि वो बचपन से बुद्धिमान था। जब वो अब ये बातें याद कर रहा है तो उसको अंदर ही अंदर ये बातें बहुत कचोट रही हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो पाया। त्रिलोक मास्टर जी की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन में कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम अब यहाँ वास्तविकता इस समय की बात है कि त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों पर दोनों ही अपनी बातें कर रहे हैं, कई बातें याद कर रहे हैं। धनराम ने मोहन के हसुए के फाल के बेत में निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। बेचारा पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। वो कहता है कि पंडित जी तो बिजी हैं, उनको फुर्सत नहीं है, लेकिन अगर वो भिजवा भी देते तो भी मैं बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले से उठना बैठना नहीं होता था। उस समय जाति और कर्म व्यवस्था थी, जिसके कारण छोटे के घर कोई ना तो खाता था ना पीता था। इसलिए एक पंडित होकर लुहार के घर बैठना उसको शोभा नहीं देता था। उनसे बात करना, किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना भी पड़े तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों में शहर जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। कि ऐसा नहीं था कि वो इन बातों को भूल चुका है। शहर में रहने के बाद उसको सब कुछ याद था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असामंजस्य में पड़ गया, कि उलझन में पड़ गया कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम करता रहा, और उसने ऐसा कुछ दिखाया नहीं, उसके साथ बात की और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में हथौड़ी पकड़कर जब वह उसे दूसरे हथौड़े की चोट मारता तो निगाही पर ठीक
घाट में शिला न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अकेला इस काम को कर रहा था तो वो प्रॉपर शेप नहीं आ पा रही थी। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा और फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से झोंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते घुसड़ गोले का रूप दे डाला। इस प्रकार से उसने उससे हथौड़ा लिया, जितना उसको गर्म करना था किया, जितनी उस पर चोट करनी थी की, और इस प्रकार से वो उसको सही रूप दे पाया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका भी नहीं मिला, कि मोहन ने इतनी फुर्ती से काम किया कि उसको चौंकने का या रोकने का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा, वह सुध-बुध खोकर उसे देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम करने में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। उसको इतना उसके काम करने पर नहीं हुआ जितना ये हुआ कि एक पुरोहित होकर वो मेरे यहाँ काम कर रहा है, इसलिए उसको आश्चर्यचकित होकर देखता रहा और शंकित होकर इधर उधर भी देखने लगा कि किसी ने उसे देख ना लिया हो। धनराम की संकोच और असमंजस से धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गोलाई की जांच रहा था। और मोहन क्या था, इन सब बातों से उदासीन था कि वो संकोच कर रहा है। वो संतुष्ट था, सेटिस्फाई था कि उसने लोहे के अच्छे से छल्ले बनाए हैं जिसमें कोई गुलाई में कमी नहीं है। उसने धनराम की एक और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी, स्पर्धा होता है प्रतियोगिता, न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। उसमें ना तो कोई हार जीत का भाव था, ना कोई बात थी, ना कोई व्यंग्य था। उसमें ये था कि एक वह कार्य कुशलता है जिसने उस काम को करने में सक्षमता हासिल की है। इस प्रकार से उसने वो काम किया और वो ये बताना चाहता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जाति के आधार पर काम या कर्म विभाजन नहीं करना चाहिए। व्यवसाय विभाजन रुचि के अनुसार करना चाहिए। धन्यवाद।